Now let's move on to the different measures that can be undertaken to control और टू करेक्ट द डेफिसिट डिमांड। मतलब गवर्नमेंट ऐसी क्या क्या चीजें कर सकती है जिससे इकोनॉमी में जो डेफिसिट डिमांड क्रिएट हुआ है, जो डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट हुआ है, उसको करेक्ट कर सके। सो जैसे हमने एक्सेस डिमांड में पढ़ा था, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनिटरी पॉलिसी। फटाफट एक बार वापस रिवाइज करा देता हूं। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है द चेंजेस इन द बजट, और मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब होता है चेंजेस डन बाय द आरबीआई, जैसे कि चेंज इन द बैंक रेट, चेंज इन द रेपो रेट एक्सेट्रा। ठीक है, सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, अभी एडी कम है, हमें एडी को बढ़ाना है, देयर इज डेफिसिट, हमें इंक्रीज करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करेंगे। देखो, गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को या फिर प्राइवेट फर्म्स को फोर्स नहीं कर सकती है टू इंक्रीज देयर कंजम्पशन। C+I+G+X-M, ना ही वो कंजम्पशन के लिए हमें फोर्स कर सकती है कि आप ज्यादा कंज्यूम करो, ना ही वो हमें इन्वेस्टमेंट के लिए फोर्स कर सकती है। वो किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकती। द ओनली थिंग दैट गवर्नमेंट कैन डू इज इंक्रीज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। C+I+G, जो G आता है ना, उसको गवर्नमेंट इंक्रीज कर सकती है। तो फर्स्ट स्टेप दैट कैन बी टेकन अंडर फिस्कल पॉलिसी इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सेकेंड पॉइंट, डिक्रीज इन टैक्सेस। ठीक है, गवर्नमेंट हमें फोर्स नहीं कर सकती है, मैंने अभी भी क्या बोलता आपको, गवर्नमेंट हमें फोर्स नहीं कर सकती कि आप कंज्यूम करो, बट गवर्नमेंट हमें स्मार्टली बता सकती है कि आप अब ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हो। कैसे? अभी मेरा 30% टैक्स था, अगेन सेम एग्जांपल, 1 लाख की मेरी इनकम है, 30% टैक्स है, तो मेरे पास में नेट डिस्पोजेबल इनकम कितनी बची? 70,000। गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला मुझे मार्केट में कंजम्पशन इंक्रीज करना है, तो गवर्नमेंट ने बोला चलो टैक्सेस को हम रिड्यूस कर देते हैं। पहले 30% थे, अब 20% कर देते हैं टैक्सेस। तो अब मेरे पास में 1 लाख माइनस 20%, यानी नेट डिस्पोजेबल इनकम कितनी बची? 80,000। पहले थी 70,000, अब हो गई है 80,000। इनकम बढ़ी है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ऑफ कोर्स सी बात है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? डिक्रीज कर दिए टैक्सेस को, जिससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज। ध्यान रखो, भूलना मत, यहां पे हम डेफिसिट डिमांड की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स इस सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 चेंजेस किए। क्या किए? फर्स्ट वाज इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दूसरा क्या था? डिक्रीज इन टैक्सेस। अब आते हैं मॉनिटरी पॉलिसी के ऊपर। मॉनिटरी पॉलिसी पहले भी बताया, वापस बता रहा हूं, चेंजेस मेड बाय द आरबीआई। 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करती है आरबीआई, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मैंने बताया था, जिसमें नंबर्स यूज होते हैं, इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर एक्सेट्रा। और क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है? जिसमें नंबर्स यूज नहीं होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ बता सकती है। ओके, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्या क्या अलग अलग क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेगी आरबीआई टू कंट्रोल द डेफिसिट डिमांड? फर्स्ट इज डिक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट का क्या मीनिंग बताया था मैंने आपको? The interest rate at which the central bank lends money to the commercial bank for their long-term borrowing. और second point क्या है? Repo rate, the interest rate at which central bank lends money to the commercial bank for their short-term needs. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट एक साथ में ही समझते हैं। सेंट्रल बैंक लेंड करती थी मनी टू द कमर्शियल बैंक एट लेट्स से 7%, तो कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को लेंड करती थी एट लेट्स से 9%। अब यहां पे आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि लोगों को अगर हम ज्यादा पैसा देंगे तो वो ज्यादा स्पेंड करेंगे, तो आरबीआई ने क्या किया? बैंक रेट और रेपो रेट दोनों को डिक्रीज कर दिया। पहले सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई कमर्शियल बैंक को कितने पे देती थी? इंटरेस्ट 7% था। अब आरबीआई ने बोला कि चलो इसको हम रिड्यूस कर देते हैं, तो आरबीआई ने इसको रिड्यूस करके कर दिया 5%। तो अब कमर्शियल बैंक भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करेगी। ठीक है, कमर्शियल बैंक पहले हमको कितने पे देती थी? 9% पे, उन्होंने उसको रिड्यूस करके कर दिया 7%। अब हम जनरल पब्लिक, हम होते हैं रैशनल, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, ले लो। हमने घर सोच रखा था कि बहुत टाइम से घर लेना है, अच्छी गाड़ी लेनी है, लोन लेके खरीद लो, घर भी खरीद लो, गाड़ी भी खरीद लो। हमने क्या किया? लोन ले लिया। हमने लोन लेके क्या किया? स्पेंड किया। अल्टीमेटली क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई, तो डेफिसिट डिमांड करेक्ट हो गया। वेरी सिंपल एंड अ वेरी स्मार्ट मूव फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट क्लियर हो गए, डिक्रीज इन बैंक रेट एंड डिक्रीज इन द रेपो रेट।
थर्ड पॉइंट होता है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। देखो हमने एक्सेस डिमांड में बात करी थी सेल ऑफ सिक्योरिटी, दैट मीन्स आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में प्लेस करती है। कमर्शियल बैंक क्या करती है, उन्हें परचेज कर लेती है। तो कमर्शियल बैंक के पास में जो लेंडिंग मनी होता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा मनी तो उन्होंने यूज़ कर लिया वो सिक्योरिटीज़ को परचेज करने में, तो उनका मनी तो ब्लॉक हो गया। यहाँ पे सेंट्रल बैंक उल्टा करेगी, यहाँ पे सेंट्रल बैंक परचेज करेगी अपनी ही सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। देखो कमर्शियल बैंक ने पहले वो सिक्योरिटीज़ खरीद रखी थी, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक क्या बोलेगी, सेंट्रल बैंक सोचेगी कि अब है डेफिसिट डिमांड, मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है, तभी लोग ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हैं। हमें ये मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, हमें क्या करना है, डेफिसिट डिमांड को वापस करेक्ट करना है। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या करेगी, कमर्शियल बैंक से वो सिक्योरिटीज वापस परचेज कर लेगी, ठीक है। अब आप बोलोगे क्या फ़र्क पड़ा, फ़र्क पड़ा, पहले वो सिक्योरिटीज थी कमर्शियल बैंक के पास में, अब सेंट्रल बैंक ने क्या किया, वो सिक्योरिटीज परचेज कर ली, उसके बदले में सेंट्रल बैंक ने क्या किया, कमर्शियल बैंक को मनी दिया होगा। ऑफ कोर्स कोई असेट, कोई इन्वेस्टमेंट अगर परचेज करी है तो उसके बदले में मनी भी गया होगा। तो जैसे ही वो मनी कमर्शियल बैंक के पास में गया, अब कमर्शियल बैंक के पास में ज़्यादा मनी है टू लेंड टू द जनरल पब्लिक, तो अब कमर्शियल बैंक ज़्यादा मनी डिस्पोज करेगी, ज़्यादा मनी लेंड करेगी टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के पास में ज़्यादा पैसा आ गया तो वो लोग क्या करेंगे, हम ज़्यादा स्पेंड करेंगे। हम जैसे ही ज़्यादा स्पेंड करेंगे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, तो क्या करेक्ट हुआ हमारा, डेफिसिट डिमांड। एंड द फोर्थ पॉइंट इज डिक्रीज इन LRR। LRR का मीनिंग क्या होता है, पहले भी डिस्कस किया था, बैंकिंग वाले चैप्टर में डिस्कस किया है, एक्सेस डिमांड वाले टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था। LRR का मीनिंग होता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स या फिर लीगल रिजर्व रेशियोज। LRR के अंडर में दो चीज़ें आती हैं, फर्स्ट इज CRR एंड सेकेंड इज SLR। CRR का मीनिंग क्या है, इसके बाद में एक भी बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। CRR का मीनिंग होता है कैश रिजर्व रेशियो, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट या फिर द परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। यानी लेट्स से मैं एक कमर्शियल बैंक हूँ और मेरे पास में 1 लाख रुपए का डिपॉजिट आया है और CRR है 10%, तो मुझे 1 लाख का 10% दैट इज 10,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे सेंट्रल बैंक को। और SLR का क्या मीनिंग होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट मीन्स द परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विथ इटसेल्फ। लेट्स से वापस मेरे पास में डिपॉजिट आया 1 लाख रुपीज़ का और SLR है 10%, तो अगेन 1 लाख का 10% दैट इज 10,000 रुपीज़ मुझे अपने पास यानी कमर्शियल बैंक को अपने पास रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक को जब भी ऐसा लगता है कि मार्केट में या इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड है, तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, डिक्रीज इन LRR। लेट्स से पहले SLR और CRR दोनों 10% थे, दैट मीन्स एक कमर्शियल बैंक के पास में अगर 1 लाख रुपीज़ आए हैं तो पहले 10% यानी 10,000 रुपीज़ उसको देने पड़ेंगे सेंट्रल बैंक को, और नेक्स्ट 10% यानी नेक्स्ट 10,000 रुपीज़ उसको खुद के पास में रखने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली कितने रुपए बचे, 1 लाख माइनस 10,000 दैट इज 80,000, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक सोचती है कि अब हमको मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज करना है, तो सेंट्रल बैंक ने क्या किया, डिक्रीज इन LRR, दैट मीन्स सेंट्रल बैंक ने CRR और SLR दोनों को रिड्यूस कर दिया। लेट्स से रिड्यूस करके 5% पे कर दिया। तो अब जब भी कमर्शियल बैंक के पास में 1 लाख रुपीज़ का डिपॉजिट आएगा तो 5% यानी 5,000 रुपीज़ उसको देने पड़ेंगे सेंट्रल बैंक को, और 5% दैट इज 5,000 रुपीज़ उसको खुद के पास में रखने पड़ेंगे। पहले कितना दे रहे थे, 10,000 एंड 10,000, अब कितना दे रहे हैं, ओनली 5,000 एंड 5,000। दैट मीन्स पहले कमर्शियल बैंक के पास में अमाउंट बच रहा था 80,000 का, अब कमर्शियल बैंक के पास में अमाउंट कितना बच रहा है, 1 लाख माइनस 5,000 दैट इज 90,000। तो अब कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन दे पाएगी, दैट मीन्स अब कमर्शियल बैंक मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज कर पाएगी। अभी तक हमने पढ़ लिया कि मनी सप्लाई जब भी इंक्रीज होता है तब क्या होता है, डिमांड बढ़ती है, हम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, ठीक है। और अगर हमने स्पेंड किया तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज, अल्टीमेटली अ करेक्टिव मेजर फॉर डेफिसिट डिमांड। तो यहाँ पे हमने हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स खत्म कर लिए।
अब आते हैं क्वालिटेटिव के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट, डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब भी पहले बताया था, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है द कोलैटरल्स। लेट्स से मुझे 5 लाख का लोन चाहिए, मैं बैंक में जाता हूँ, वो बोलते हैं 6 लाख रुपए का कोई भी असेट एज अ कोलैटरल प्लेज कर दो या फिर मॉर्गेज कर दो। ठीक है, मैंने कर दी। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक ये बोलता है कि हर बंदा नहीं कर पाएगा, हर बंदे के पास में 6 लाख की असेट नहीं होगी। हो सकता है कुछ लोग मार्जिनली पुअर हो, ठीक है, या मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक क्या बोलती है, डिक्रीज द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सेंट्रल बैंक ने क्या बोला कमर्शियल बैंक को, जो भी कोलैटरल की रिक्वायरमेंट्स है, जो भी मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स है, जो भी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है आपकी, उसको कम कर दो। दैट मीन्स अब अगर एक पर्सन 5 लाख का लोन लेने के लिए जाता है तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग एन असेट ऑफ 6 लाख, नाउ द पर्सन विल हैव टू कीप एन असेट ऑफ ओनली 5 lakhs। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले लोग जिनके पास में 6 लाख की असेट नहीं थी वो लोन नहीं ले पा रहे थे, बट अब उन्हीं लोगों को 6 लाख की जगह पे सिर्फ 5 लाख की असेट देनी पड़ेगी। तो हो सकता है शायद ज़्यादा लोग लोन ले पाए। अब ज़्यादा लोग अगर लोन लेते हैं तो क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, जिसके कारण डिमांड इंक्रीज होगी और डेफिसिट डिमांड का एक करेक्टिव मेजर होगा। नेक्स्ट, एडवाइस टू एनकरेज लेंडिंग। हमने एक्सेस डिमांड में क्या पढ़ा था, सेंट्रल बैंक एडवाइजेस द कमर्शियल बैंक टू डिस्करेज द लेंडिंग। एक्सेस में हमने क्या पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक बोलती कि बस बहुत हो गया, अब आपको और लोगों को लेंड नहीं करना है। बट यहां पे सिचुएशन उल्टी है, यहां पे सिचुएशन क्या है, डेफिसिट डिमांड की। तो यहां पे सेंट्रल बैंक विल एडवाइज द कमर्शियल बैंक टू लेंड मोर एंड मोर। क्यों, बिकॉज अगर कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को ज्यादा लेंड करेगी तो जनरल पब्लिक के पास में ज्यादा मनी होगा टू स्पेंड। अगर वो ज्यादा स्पेंड करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली डेफिसिट डिमांड सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट इज विड्रॉवल क्रेडिट रेशनिंग, दैट इज SCC। SCC का मतलब मैंने क्या बताया था, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। एक्सेस डिमांड में याद है हमने क्या बोला था कि जब भी एक्सेस डिमांड हो जाती है तो सेंट्रल बैंक बोल देगी कमर्शियल बैंक को कि इन पर्टिकुलर काइंड के लोगों को आपको लोन नहीं देना है। बट अब डेफिसिट डिमांड में सेंट्रल बैंक उल्टा करेगी, यहां पे सेंट्रल बैंक बोलेगी कमर्शियल बैंक को कि आप सबको लोन दो, बी इट एजुकेशन लोन, बी इट कार लोन, बी इट हाउस लोन, बी इट पर्सनल लोन, बी इट मैरिज लोन, बी इट बिजनेस लोन, कोई भी लोन है सबको लोन दो। क्यों, क्योंकि लोन देंगे तभी तो लोगों के पास में पैसा आएगा, जैसे ही लोगों के पास में पैसा आएगा तभी तो वो स्पेंड करेंगे, और जब वो स्पेंड करेंगे तभी तो एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ेगी और तभी तो हमारी डेफिसिट डिमांड सॉल्व होगी। तो ये थे हमारे मेजर्स। पहले हमने देख लिया फिस्कल पॉलिसी, फिर हमने देख लिया मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी में भी दोनों देख लिए, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड।